मैं पद्मजा जोशी। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण अंग व्याकरण होता है, इससे संबंधित पाठ का अध्ययन हम लोग करते हैं। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा में व्याकरण का बहुत महत्व होता है, या हम यूँ कह लें किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा हो, उसमें व्याकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। भाषा। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर मैं दोहराती हूँ। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से मनुष्य, कोई भी, मैं, आप या कोई भी, अपने भावों, विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। ये भाषा की हम एक तरह से परिभाषा कह सकते हैं। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। अब भाषा शब्द बना कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा के मूलतः दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। पहला लिखित और दूसरा मौखिक। अब लिखित रूप क्या है, ये हम लोग समझते हैं। जिसके द्वारा लेखक अपने भावों तथा विचारों को पाठकों के समक्ष व्यक्त करता है, उसे लिखित रूप कहते हैं। दूसरा क्या है? मौखिक रूप। अब मौखिक रूप भाषा का क्या होता है? जिसके द्वारा वक्ता यानी बोलने वाला अपने भावों तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है, उसे मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप में लिख करके अपने भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है, और मौखिक रूप में बोल करके अपने भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा की कसौटी कहलाता है। यानी भाषा के लिए व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये भाषा का। व्याकरण द्वारा भाषा के अंग प्रत्यंगों की जांच परख होती है। इस प्रकार व्याकरण भाषा का एक शास्त्र है, जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा समझना, बूझना जानते हैं। यानी बिना व्याकरण के हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में न तो बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, और समझाना बुझाना भी बिना व्याकरण के संभव नहीं है। समझने तथा ध्यान रखने योग्य बातें अब क्या हैं? जैसे पहले मशीन बनती है और बाद में उसके नट बोल्टों को कसने, खोलने के लिए उनके अनुरूप औजार तैयार किए जाते हैं। उसी प्रकार पहले भाषा बोली जाती है और उसके आधार पर ही व्याकरण का निर्माण होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा, भाषा में व्याकरण के कार्य। अब भाषा में व्याकरण कैसे कार्य करता है, अब हमको ये जानना है। ऐसे तो भाषा नदी की धारा की भांति सतत बहना जानती है, पर इस चंचलता में अशिष्टता आ जाती है।
इस अशिष्टता को दूर कर भाषा का शुद्ध और शिष्ट स्वरूप प्रकट करना व्याकरण का काम होता है। यहाँ हम एक संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि भाषा में व्याकरण के क्या कार्य हैं और उन कार्यों के द्वारा भाषा किस प्रकार शुद्ध स्वरूप ग्रहण करती है। एक भोज के आयोजन में आयोजनकर्ता द्वारा भोजन करने के विषय में पूछने पर एक ने कहा हम खा लिए हैं, दूसरे ने कहा मैं खा लिया हूँ, तीसरे ने कहा मैंने खा लिया है। इन तीनों की भाषा में एक ही बात कही गई है कि उन लोगों ने खाना खा लिया है। खाने का काम सभी ने कर लिया है, ठीक, पर तीनों की भाषाओं में तीसरे व्यक्ति की ही भाषा शुद्ध है, क्योंकि पहले ने हम शब्द का जो प्रयोग किया है उससे एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध होता है और उसके अनुसार क्रियाएं भी गड़बड़ा गई हैं। दूसरे ने हम की जगह मैं का प्रयोग किया है जिसके अनुसार एक का तो बोध हो रहा है पर यहाँ भी क्रियाएं गड़बड़ा गई हैं, गलत हो गई हैं। तीसरे ने हम और मैं की जगह मैंने और क्रियाओं में खा लिया है का प्रयोग किया है, जिसकी भाषा बिल्कुल सही तथा शुद्ध है। इसके शुद्धिकरण में व्याकरण का हाथ है। प्रस्तुत प्रसंग का वाक्य आसन्न भूतकाल का और एक वचनकर्ता का है, अतः एक वचनकर्ता में मैं और आसन्न भूत में कर्ता के साथ ने के प्रयोग के कारण मैंने और क्रिया कर्म क्या है, खाना, एक वचन पुल्लिंग के अनुसार खा लिया है होगा। यहाँ पर व्याकरण का औचित्य समझ गया है कि किस प्रकार इसने भाषा का शुद्ध स्वरूप प्रकट किया है। थैंक यू।